इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोग आप में से जो हमारे दर्शक हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरों के ज़रिए ही शायद म्यूचुअल फंड्स खरीदते भी होंगे। उनकी सलाह पर, उनकी राय पर काफ़ी भरोसा भी करते होंगे। आपकी ज़िंदगी के अहम फैसले, जो आपके आर्थिक लक्ष्य हैं, जो आपने अपने लिए गढ़े हैं, कहीं ना कहीं आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए उनको पूरा होते हुए देखते भी होंगे। लेकिन क्या आपको एक सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान है? क्या आप समझते हैं कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम कैसे करता है? क्या आपको ये पता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सही है और कौन सा नहीं सही है? यानी आपको किससे सलाह लेनी चाहिए, किससे बचना चाहिए? इस पर थोड़ा फोकस हम करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रसाद सावंत, हेड ऑफ एडवाइजरी आईएफएल सिक्योरिटीज़ भी जुड़ गए हैं। प्रसाद, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेहद अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, जहां पर सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एक तो भूमिका क्या होती है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाने में, आपको म्यूचुअल फंड खरीदवाने में, और दूसरा सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान करना। ये दो बहुत अहम मामले हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैसे तो म्यूचुअल फंड में अगर हम देखा जाए तो कहा जाता है लोगों को कि खुद भी रिसर्च करके आपको ख़रीदने चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनती कमाई है, आप खुद इतने मेहनत से ये पैसे कमा रहे हैं और इसी कमाई को जो है आपको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो अपने पैसों की जो बागडोर है वो आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता ले भी रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर किस हद तक आपकी मदद कर सकता है? प्रसाद, पहला सवाल आपसे यही है। या गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग कविता। तो ये आज का जो हमारा सेशन है स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, जहाँ पे पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दो तरह के होते हैं। यहाँ पर जो सिर्फ आपको मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपको कुछ राय देंगे, आपको एडवाइस करेंगे, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको अगर कुछ म्यूचुअल फंड बाय करना है, सेल करना है, तो उसमें आपकी मदद करेंगे। तो हमेशा मैं सारे हमारे जो निवेशक हैं उनको ये बताऊंगा कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए करना है, और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग जो आपको सिखा सकता है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको जुड़ना है। अभी इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, काफी सारा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो एमफी की वेबसाइट के तहत जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, जो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और ओवरऑल म्यूचुअल फंड एएमसीज को रेगुलेट नहीं करता है, बट जो भी उनका कारोबार होता है वो इनकी सहायता से ही होता है। तो वहाँ पे लगभग 1,20,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। जो ये जो आंकड़ा है वो मतलब आखिरी 1 साल का है। तो इतने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से आपको सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चुनना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप चुनना चाहते हो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है मार्केट में, वो आपकी किस तरह से आपके आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए सहायता कर सकता है। उसके अलावा उसके पास ओवरऑल क्वालिफिकेशन क्या है। आप ये भी देख सकते हो कि उनके साथ जुड़े हुए जो उनके अलग निवेशक है, उनसे कुछ रेफरल लेके समझ सकते हो कि ये निवेशक कितने साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने किस तरह उनकी सहायता की है उनके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में, गोल प्लानिंग में। और एट द सेम टाइम एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो आपको बिल्ड करने के लिए ये रेफरल्स को डेफिनेटली कांटेक्ट करके देखना चाहिए कि कितने टाइम से ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में है और कैसे वो सहायता करते जा रहा है। उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जी। अभी मार्केट में अगर आप देखें तो 2016 में जो डिमोनेशन हुआ उसके बाद से फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके गवर्नमेंट ने जो पुश हाँ। किया, उसके बाद काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड को एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा, जो सोच रहे थे कि हमें थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स ओवरऑल ज्यादा आ जाए, और साथ में थोड़ा सा एक मॉडरेट कंजर्वेटिव व्यू रख के उनको इन्वेस्टमेंट करना था। ऐसे काफी सारे निवेशकों को
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी लगा इसीलिए और बहुत तब से ज़रूरी है कि इंडिया में आप सही डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं और सबसे पहले वो चीज़ पकड़ें जो आपको थोड़ी सी शक की निगाह से देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से रेड फ्लैग्स पे मैं फोकस करना चाहती हूँ अभी प्रसाद, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बड़े हैं, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को शामिल करने की कोशिश की है, वो जारी है। इन सब चीज़ों के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब आप जाते हैं तो वो रेड फ्लैग्स कौन कौन से हैं जो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये इंसान शायद सही नहीं है या इससे हमें और इसकी हमें और जांच पड़ताल करनी पड़ेगी? या काफ़ी अच्छा सवाल पूछा कविता आपने। यहाँ पे रेड फ्लैग्स आपको ये देखने हैं कि जो भी इन्वेस्टर है वो आपकी सहायता करने के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी सहायता करने के लिए, ना कि वो खुद को ज़्यादा कमीशन लेने के लिए किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहा है जहाँ पे उसको कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिले तो देखना है कि आप उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शुरू में ही डिस्कस कर लें। आप समझ लें कि वो क्या आपको एडवाइस करना चाहता है और वो आपके रिक्वायरमेंट या फिर आपके आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए जो भी सहायता आप चाहते हो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अलावा उसका बायस मतलब किसी एक पर्टिकुलर एएमसी की तरफ नहीं है। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड अवेलेबल है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एट द सेम टाइम उसके पास ऐसी क्षमता है जिससे वो आपके फाइनेंशियल प्लान को अचीव करने के लिए मदद कर सकता है। दूसरा रेड फ्लैग ये होगा कि आपको ये देखना है कि जो आपने शुरू में डिस्कस किया है वो कितने टाइम तक वो कंटिन्यूअसली फॉलो करता है। बिकॉज अगर इन बिटवीन वो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्कीम से या फिर एक पर्टिकुलर एएमसी की स्कीम से निकल के दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में जाने के लिए बार बार आपको प्रोत्साहन दे रहा है तो या फिर उत्तेजित कर रहा है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको नहीं रहना है। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि वहां पे उसको कुछ एक ज्यादा कमीशन के लालच में उसने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको निवेश करने की सलाह दी हो। क्योंकि इनिशियली जो डिस्कशन होगा वो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। अगर वो ऐसे नहीं करता है तो डेफिनेटली वो एक सेकेंड रेड फ्लैग होगा। और थर्ड एंड लास्ट रेड फ्लैग ये होगा कि आपको हमेशा ये देखना है कि वो पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको हर एक मार्केट में आई हर एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा है। जो न्यू फंड ऑफर्स आते हैं जनरली हम देखते हैं कि काफी सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई नया एनएफओ आता है मार्केट में उसमें वो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपसे चाहता है जो सही नहीं है। हमें ये देखना है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आप करना म्यूचुअल फंड में आप करना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप कहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो कहाँ पे बैठता है। इसके अलावा अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी देखना है तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ बढ़ गई हो तो उसके तहत आप उसके साथ डिस्कशन करके डेफिनेटली वो नया ऑप्शन देख सकते हो। अच्छा, प्रसाद, थोड़ा सा हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है वो समझना है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमाई कैसे होती है, किस तरह से वो कमीशन कमाते हैं? अच्छा, यहाँ पर कमाई के लिहाज से जो पसंदीदा टाउन्स हैं वो कौन कौन से हैं? B15 B30 टाउन्स का मतलब क्या है? थोड़ा सा किस तरह से पूरे देश में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस काम करता है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। अच्छा, तो जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसीज है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो एक्सपेंसेस जो चार्ज करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे। फाइनली वो सारा एक्सपेंस जो है मैनेजमेंट फीस जो होती है वो आपके नेट एसेट वैल्यू में एडजस्ट होती है। अभी ये जो नेट एसेट वैल्यू चार्ज होती है वही एज अ कमीशन पास ऑन की जाती है टू सम एक्सटेंट, नॉट एंटायर, बिकॉज फाइनली एएमसी को भी अपने फंड मैनेजमेंट फीस एक्रू करने होते हैं उसमें से। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ये पर्टिकुलर फीस में से ही कुछ शेयर जो है वो दिया जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली एएमसी चार्ज करती है 0.1 से लेके 2% तक। और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसमें उनको इसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप्रोक्सीमेटली 1% तक का कमीशन पास ऑन किया जाता है। और जो लिक्विड डेट फंड या लिक्विड फंड होते हैं उसमें थोड़ा सा कम मिलता है। बट इक्विटी फंड्स हम लोग ज्यादातर देखेंगे बिकॉज जनरली इक्विटी फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये जो कमीशन है वो पास ऑन थ्रू एएमसी किया जाता है डायरेक्टली। जो भी एआरएन होल्डर्स होते हैं दैट इज एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर्स, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको ये एआरएन नंबर लेना बहुत जरूरी है। और उसी को आपको ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट देना है म्यूचुअल फंड में। उसके बाद
ये जो कमीशन है वो थोड़ा सा चेंज होता है अगर आप टॉप 30 सिटीज में नहीं रहते हो तो। यहाँ पे एमफी ने 2 कैटेगरी की हुए, टॉप 30 सिटी और बियॉन्ड 30 सिटीज, दैट इज बी 30 सिटीज। तो जो टॉप 30 सिटीज है वहाँ पे ये कमीशन पास ऑन किया जाता है। बियॉन्ड 30 सिटीज जो है, मतलब जो टॉप 30 में नहीं आते उसके अलावा बाकी के जितने भी सिटीज है, अभी टॉप 30 में आपके सारे मेट्रो सिटीज आते हैं और मोस्ट ऑफ जितने भी स्टेट के कैपिटल्स है वो आते हैं, और कुछ हद तक कुछ वेल इक्विप्ड और वेल एजुकेटेड या फिर जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे टॉप टॉप 30 सिटीज छोड़ के बाकी के सिटीज को बियॉन्ड 30 सिटीज बोला जाता है। और उनमें इसके मतलब रिसेंटली मेरे ख्याल 3 मार्च तक 0.30 बेसिस कमीशन ज्यादा पास ऑन करने का प्रावधान था, जो 3 मार्च के बाद सेबी ने स्टॉप किया है, बिकॉज इसका मिसयूज होना चालू हो गया था, जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए जो एमफी ने प्रोत्साहन दिया था उसको मिसयूज ऐसे किया जाता था कि एक ही इन्वेस्टमेंट को 2 बार आप चर्निंग करा रहे हो, मतलब 2 अलग अलग स्कीम्स में आपने उसको स्प्लिट करवा दिया, या फिर सेम इन्वेस्टमेंट को आपने निकाल के किसी और स्कीम में लगा दिया। तो ये जो 30 बेसिस कमीशन था वो भी 3 मार्च से स्टॉप किया गया है, और सेबी ने ये सख्त आदेश दिया है कि जब तक ये पर्टिकुलर मिसयूज को आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओ या फिर इसको ढूंढने का मैकेनिज्म नहीं आप निकाल पाओ, तब तक आपको इस पर्टिकुलर कमीशन को आप पास ऑन नहीं कर सकते। चलिए, आखिरी सवाल प्रसाद, क्योंकि आप अपने विस्तार से समझा रहे हैं दर्शकों को, तो अब तो आप डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीद सकते हैं। अब ऐसे में किस तरह के निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहायता लेके ये स्कीम्स खरीदनी चाहिए, किस तरह के लोगों को डायरेक्ट स्कीम्स खरीदनी चाहिए, ये जल्दी से बता दीजिए। आज आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में मतलब काफी सारे लोग, जैसे मैंने बताया 2016 के बाद काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, और जितने भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो छोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करें, बिकॉज डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है कि जहाँ पे रेगुलर प्लान में आपने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कुछ हिस्सा एज अ कमीशन पास ऑन करेगी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को। डायरेक्ट प्लान्स क्या होते हैं कि जहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपेंस या फिर जो एएमसी फीस है वो एएमसी को जाती है, जहाँ पे कोई भी कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं जाता है। तो डायरेक्ट प्लान में आपको इसके लिए इन्वेस्ट करना है ताकि आपका एक्सपेंस रेशो कम हो जाए, आपका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम मार्केट में हो जाए इंस्टेड ऑफ पेइंग कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर। और जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी थोड़ा सा रिसर्च करके जान सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स आज इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में लमसम या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली किया जाता है वो कर सकता है। बट अगर आप एचएनआई क्लाइंट्स हो या फिर आप चाहते हो कि आपका कुछ आर्थिक लक्ष्य है जिसको आपको पाना है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप रेगुलर स्कीम में जाए और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, और कोई भी रेड फ्लैग आपको लगता है तो वो वहीं पे वही आप स्टॉप करें। तो डायरेक्ट और रेगुलर में बेसिकली यही एक डिफरेंस है जो आपको फॉलो करना। चलिए प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका क्या है और कौन है सही डिस्ट्रीब्यूटर, इसकी तमाम डिटेल्स जानकारी दर्शकों को दी। इसी नोट पे हम लोग